16.1 परिचय। इस खंड में पिछले खंड की तरह हम जांच करेंगे कि शहरीकरण ने भारत में विवाह, परिवार और रिश्तेदारी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं को कैसे प्रभावित किया है। हमारे पहले पाठ्यक्रम में पुस्तक 1 जिसका शीर्षक शहरी समाजशास्त्र MSOE 004 था, हमने आपको शहरी क्षेत्रों के विचार और वे कैसे विकसित होते हैं से परिचित कराया था। हमने पश्चिमी दुनिया और भारत दोनों में शहरी समाजशास्त्र के इतिहास को भी कवर किया। हमने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में शहरी संरचनाएं बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक। भारत में सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न ताकतें घटित हुई हैं, जिनमें उपनिवेशवाद का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, बेहतर परिवहन और संचार और बहुत कुछ शामिल है। इन परिवर्तनों ने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। उनका प्रभाव पूरे भारत में महसूस किया गया है, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरों में। इस खंड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे शहरीकरण ने शहरी भारत में विवाह, परिवार और रिश्तेदारी की सामाजिक संस्थाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इकाई 16 विवाह, परिवार और रिश्तेदारी। आपने भारत में शहरीकरण के बारे में MSO 04 की इकाई 25 में पढ़ा होगा, जो MA समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं शहरीकरण की प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को समझाता हूँ। शहरीकरण एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो तब होता है जब लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। इसे अक्सर औद्योगिकरण से जोड़ा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर बहुत सारे बड़े और छोटे उद्योगों, व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और प्रशासनिक केंद्रों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक और मनोरंजक अवसरों के साथ-साथ परिवहन और संचार में प्रगति शहरीकरण में योगदान करती है। भारत में हम अक्सर अति शहरीकरण की स्थिति देखते हैं क्योंकि शहरीकरण औद्योगिकीकरण की तुलना में तेजी से हो रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों में एक अनोखी घटना घटित होती है। औद्योगिक विकास कृषि से उद्योग की ओर लोगों के महत्वपूर्ण आंदोलन के बिना होता है। कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी लोगों के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि के बिना शहरी जनसंख्या बढ़ती है। अनुपात के संदर्भ में ग्रामीण से शहरी गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का काफी प्रवास हो रहा है। परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि भारत में शहर और कस्बे अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले हो जाते हैं और उनमें जनसंख्या के इस बड़े प्रवाह को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अभाव होता है। शहरीकरण के बारे में इकाई 25 में बताया गया है कि शहरीकरण एक सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि शहरों और कस्बों में लोग शहरी जीवन के मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं को अपनाते हैं। इसमें वे कैसे व्यवहार करते हैं, वे खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं और वे विचार जो शहरी क्षेत्रों से आते हैं या अद्वितीय हैं, शामिल है। जबकि सांस्कृतिक प्रभाव दोनों दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर और इसके विपरीत। यह स्पष्ट है कि शहरों का गैरशहरी लोगों पर अन्य तरीकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब हम भारत में शहरीकरण को देखते हैं, तो हम इसे सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार और अनुकूलन की एक प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं। यह एक ही समाज के भीतर अंतरसमाज या विभिन्न समाजों अंतरसमाज के बीच हो सकता है। इस प्रक्रिया में
शहरी संस्कृति समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकती है या यहाँ तक कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अन्य समाजों को प्रभावित कर सकती है। इसमें सांस्कृतिक तत्वों को उधार लेना और देना दोनों शामिल है। दूसरी ओर संस्कृतिकरण है, जहां व्यक्ति उन समूहों से भौतिक संपत्ति, व्यवहार पैटर्न, सामाजिक संरचना, ज्ञान और अर्थ प्राप्त करते हैं, जिनकी संस्कृति उनकी संस्कृति से कुछ अलग होती है। इसलिए जब इस तरह से देखा जाता है, तो शहरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि 1933 में गिस्ट और फेविया द्वारा समझाया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि शहरीकरण सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक विकास, राजनीतिक बदलाव और मूल्यों और दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण और शहरी सामाजिक प्रणालियों के बीच समानता को भी उजागर करती है। पोकॉक 1960 दृढ़ता से दावा करते हैं कि भारतीय गांव और शहर एक ही सभ्यता के परस्पर जुड़े हुए घटक हैं, इसलिए उनका एक साथ अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए भारत में शहरी सामाजिक संरचना की किसी भी परीक्षा में परिवार, विवाह, रिश्तेदारी और जाति सहित इसकी मूलभूत सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। ये चार पहलू ग्रामीण और शहरी दोनों सामाजिक संरचनाओं में बारीकी से जुड़े हुए हैं। भारत में शहरी समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री अक्सर मानते हैं कि शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूटते हैं, एकल परिवार बढ़ते हैं और जाति, रिश्तेदारी संबंध और धार्मिक भूमिकाएं कमजोर होती है। हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों ने भारत की शहरी सामाजिक संरचना को समझने की कोशिश करते समय इन धारणाओं की आलोचना की है। गांधी राज 1983-5 के अनुसार भारत में शहरी समाजशास्त्र में परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि शहरी समाजशास्त्रियों को विशेष रूप से सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अनुस्मारक दो प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। लोग अक्सर शहरीकरण को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो समाज में बदलाव लाती है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में। इसलिए सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझना मूल्यवान है। कई बार हम भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं की तुलना और विरोधाभास करते हैं। शहरी जीवन को कभी-कभी ग्रामीण जीवन से अलग देखा जाता है, लेकिन हम हमेशा इन परिवर्तनों के साथ आने वाली चुनौतियों पर चर्चा नहीं करते हैं। यह एक और कारण है कि परिवर्तन से संबंधित समस्याओं की सैद्धांतिक समझ होना फायदेमंद हो सकता है। इसलिए भारतीय समाज के भीतर और बाहर हो रहे सामाजिक परिवर्तन की बड़ी तस्वीर पर विचार करते हुए शहरी भारत में विवाह, परिवार और रिश्तेदारी की सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। 16.3 निरंतरता और परिवर्तन। विवाह संस्था। सामाजिक संस्थाएं किसी समाज में लोगों के बीच स्थिर संबंधों की तरह होती है। वेबर, जैसा कि 1962 में मार्टिनडेल ने उल्लेख किया था, उन्हें कार्यों के नेटवर्क के भीतर सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषित करता है। ये संस्थाएं तभी अस्तित्व में हैं जब लोग विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करते हैं। वे व्यवहार के पैटर्न के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए भारतीय शहरों में विवाह, परिवार, जाति और धर्म जैसी चीजों को सामाजिक संबंधों के जटिल सेट के रूप में देखा जा सकता है। 1983 में गांधी का मानना था कि पारंपरिक भारतीय शहरों में शहर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को समझने के लिए विवाह, परिवार, रिश्तेदारी और जाति का परिसर महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने शहरी क्षेत्रों में होने वाले विवाहों पर बहुत कम ध्यान दिया है। भारत में
विवाह ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था से निकटता से जुड़ा हुआ है, चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में हो। लोग संबंधित व्यक्तियों की जाति या जाति को ध्यान में रखते हुए विवाह की व्यवस्था करते थे। भारत में अलग अलग जातियों और धर्मों में शादी को लेकर अपने अपने नियम कायदे हैं। गिरिराज गुप्ता ने 1974 में राजस्थान के एक गांव में विवाह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने अन्य बातों के अलावा विवाह अनुष्ठानों, विवाह के संदर्भ में पारिवारिक भूमिकाओं, विवाह और परिवार पर जाति के प्रभाव, विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संबंधों और नाता गठबंधन, पुनर्विवाह की प्रथा पर भी ध्यान दिया। शहरों में विभिन्न जातियों, समुदायों, क्षेत्रों और धर्मों के लोगों द्वारा एक दूसरे से विवाह करने की दुर्लभ घटना होती है। इस घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें गहन साक्षात्कार, जाति इतिहास का अध्ययन और इसमें शामिल व्यक्तियों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच जैसे तरीकों का उपयोग करके गहन शोध करना चाहिए। संदर्भ: गांधी आर 1983-21। सिर्फ 25 साल पहले अंतर्जातीय विवाह बेहद दुर्लभ थे। जिन लोगों ने अपनी जाति से बाहर शादी करने का साहस किया, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज स्थिति काफी बदल गई है। अंतर्जातीय विवाह न केवल अधिक स्वीकार्य है, बल्कि ऐसे जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियां भी कम गंभीर हो गई है। संदर्भ: कन्नन, सीटी 1974। सीटी बॉम्बे में कन्नन का शोध 2 प्रकार के विवाहों पर केंद्रित था। अंतर्जातीय विवाह, जब विभिन्न जातियों के लोग विवाह करते हैं, और अंतर सामुदायिक विवाह, जब विभिन्न समुदायों के लोग विवाह करते हैं। इस शोध में 1958 से 59 के दौरान बॉम्बे में हुए 200 अंतर्जातीय विवाह और 50 अंतरसामुदायिक विवाहों को शामिल किया गया। जब इन विवाहों का उनके होने के वर्ष के अनुसार विश्लेषण किया गया, तो एक स्पष्ट प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। ऐसे विवाहों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिनमें से अधिकांश या 64% 1950 के बाद हुए। कन्नन का मानना है कि इस वृद्धि में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। क्षेत्र ऐसा लगता है कि यह शिक्षा युवा पीढ़ी को जाति और धार्मिक सीमाओं से परे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वास्तव में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अंतर्जातीय विवाहों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कभी कम नहीं हुई। कम होने की तो बात ही दूर है। यहाँ तक कि अखबारों में भी लोग अंतर्जातीय विवाहों के फायदे और नुकसान पर खुलकर चर्चा करते हैं, खासकर महिलाओं पर, एक ऐसा विषय जिसे एक समय लगभग वर्जित माना जाता था। स्रोत: कन्नन, सीटी 1974। शहरों में आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी विचारों से अत्यधिक प्रभावित, साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों में युवा पुरुषों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने नए विचारों को बढ़ावा दिया है, जो पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों से टकराते हैं। युवाओं की सोच में यह बदलाव पारंपरिक रीति-रिवाजों पर उनके विचारों को प्रभावित करता है और नए मूल्यों को जन्म देता है, जो विवाह, परिवार और रिश्तेदारी को प्रभावित करते हैं। कन्नन द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला कि स्कूलों और कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ जाति सेवा दल, लोक सेना, स्वास्थ्य लीग और क्षत्रिय परिषद जैसे सामाजिक संगठनों ने भागीदारों की पसंद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवा पीढ़ी के बीच। इसके अलावा राजनीतिक संगठनों ने भी कुछ व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक साथ आने और करीबी रिश्ते विकसित करने के अवसर प्रदान करके एक भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखा गया है
कि युवा पीढ़ी विभिन्न प्रभावों के कारण अधिक स्वतंत्र हो गई है। वे अब अपने फैसले खुद लेते हैं, खासकर जब शादी की बात आती है। वे अपने बड़ों की तुलना में जातिगत मतभेदों के बारे में कम चिंतित होते हैं, इसलिए विभिन्न समूहों के साथ बातचीत करते समय वे जाति और पंथ को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी-कभी माता-पिता अंतर्जातीय विवाह पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन यह हमेशा जाति संबंधी चिंताओं के कारण नहीं होता है। अधिकतर ये आपत्तियां अन्य महत्वपूर्ण कारकों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि भावी जीवन साथी की संपत्ति और सामाजिक स्थिति। यदि ये कारक अनुकूल हैं, तो माता-पिता द्वारा विवाह को मंजूरी देने और उसका समर्थन करने की अधिक संभावना है, भले ही जातिगत मतभेद हों। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जब विवाह संबंधी निर्णयों की बात आती है, तो शिक्षा और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे कारक जाति की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं। कन्नन, सीटी 1974, 341। 1964 में बी.वी. शाह द्वारा किया गया एक अध्ययन पृष्ठ 84 से 86 बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रों पर केंद्रित था। अध्ययन से पता चला कि एकल छात्रों का एक उच्च प्रतिशत शहरी पृष्ठभूमि से आया है, जिनमें से 63% शहरों से और 14% कस्बों से हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से केवल 18% है। जब दुल्हन चुनने की बात आई, तो शहरी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का एक बड़ा प्रतिशत, विशेष रूप से शहरों से 61% और कस्बों से 47%, ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों की तुलना में कम से कम हाई स्कूल मैट्रिकुलेट पूरी करने वाली दुल्हन को प्राथमिकता दी, जहां केवल 13% ने इसका समर्थन किया। इससे पता चलता है कि अपरंपरागत दुल्हन चयन प्रथाएं शहरी क्षेत्रों में अधिक आम थी, जबकि पारंपरिक प्रथाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित थी। 1964 में बी.वी. शाह द्वारा किया गया एक अध्ययन पृष्ठ 84 से 86 बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रों पर केंद्रित था। अध्ययन से पता चला कि एकल छात्रों का एक उच्च प्रतिशत शहरी पृष्ठभूमि से आया है, जिनमें से 63% शहरों से और 14% कस्बों से हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से केवल 18% है। जब दुल्हन चुनने की बात आई, तो शहरी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का एक बड़ा प्रतिशत, विशेष रूप से शहरों से 61% और कस्बों से 47%, ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों की तुलना में कम से कम हाई स्कूल मैट्रिकुलेट पूरी करने वाली दुल्हन को प्राथमिकता दी, जहां केवल 13% ने इसका समर्थन किया। इससे पता चलता है कि अपरंपरागत दुल्हन चयन प्रथाएं शहरी क्षेत्रों में अधिक आम थी, जबकि पारंपरिक प्रथाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित थी। समकालीन भारतीय समाज में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, पति पत्नी के बीच बंधन पर जोर देने वाला विवाह का एक नया विचार उभरा है। गांधी और राज 1983-21 के अनुसार यह बदलाव उल्लेखनीय है। एम.एस. गौर 1968-196 द्वारा दिल्ली के पास एक समुदाय पर केंद्रित एक अध्ययन में यह देखा गया कि शहरी शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया था, उन्होंने अपनी माताओं की तुलना में अपनी पत्नियों के साथ अधिक मजबूत संबंध महसूस किया। इससे पता चलता है कि शहरी भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली विकसित हुई है, जो आम तौर पर पति और पत्नी के बीच सीधे रिश्ते को प्राथमिकता नहीं देती है। वास्तव में लगभग 3/4 अत्यधिक शहरीकृत पुरुष उत्तरदाता अब अपनी पत्नियों के करीब रहना पसंद करते हैं। आर. गांधी के अनुसार गौर और अन्य के निष्कर्ष 1963 के विलियम जे. गौर के विचार से मेल खाते हैं।
गुड ने सुझाव दिया कि शहरी औद्योगिक समाज और दाम्पत्य परिवार के बीच एक स्वाभाविक मेल है, जिसे पश्चिमी समाजों में विशिष्ट माना जाता है। 1973 में दक्षिण भारत के धारवाड़ शहर में बदलती वैवाहिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोनखिन के शोध में पाया गया कि शहरीकरण और शिक्षा से वैवाहिक भूमिका पैटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तब भी जब परिवार संयुक्त घरों में एक साथ रहते हैं। हालांकि कुछ समाजशास्त्री सुझाव दे सकते हैं कि शहरीकरण और शिक्षा औद्योगिकरण से पहले भी भारत में दाम्पत्य परिवार पैटर्न लाएंगे, लेकिन इस बारे में अनिश्चितता है कि क्या दाम्पत्य परिवार पैटर्न और संयुक्त परिवार पैटर्न प्राचीन काल से शहरी भारत में एक साथ मौजूद नहीं थे, जैसा कि चर्चा की गई है। 1974 में एम शाह द्वारा इन दो पैटर्न के बीच अलगाव पश्चिमी समाजशास्त्र से एक कृत्रिम विभाजन है, जो भारतीय शहरी समाज का अध्ययन करते समय जरूरी नहीं कि लागू हो। शहरी क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने एक बदलाव देखा है, लोग अधिक उम्र में शादी कर रहे हैं। हालांकि यह सवाल अभी भी बहस का विषय है कि क्या लोग अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं। कॉर्मैक ने 1961 में तर्क दिया कि भारतीय युवाओं को यह तय करने का अधिकार दिया जा रहा है कि वे किससे शादी करें, लेकिन उनके पास इस अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के साधन नहीं हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन साथी चुनने में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा हो सकती है, लेकिन शहरी भारत में यह हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है। उपलब्ध साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि शहरी भारत में विवाह अभी भी परिवार से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसमें अक्सर माता-पिता का अधिकार और किसी की जाति से संबंधित बाधाएं शामिल होती है, जैसा कि 1983 में गांधी ने नोट किया था। एलिन रॉस ने 1961 में बेंगलोर में हिंदू परिवारों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि युवा आमतौर पर अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं और फिर अपने माता-पिता की मंजूरी लेते हैं। हालांकि वटुक 1972 में इस दृष्टिकोण से असहमत थे। उन्होंने उत्तर भारतीय शहर मेरठ में 2 मध्यमवर्गीय इलाकों की जांच की। पड़ोस के निवासियों के साथ अपने फील्डवर्क में उन्हें केवल 4 ऐसे उदाहरण मिले जिन्हें अक्सर प्रेम विवाह कहा जाता है। ये व्यक्तिगत पसंद पर आधारित विवाह है। ये शादियां रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच हुई, जिनमें सहशिक्षा महाविद्यालयों के छात्र, कार्यस्थलों के सहकर्मी, विवाह से जुड़े रिश्तेदार या एक ही स्थान पर रहने वाले लोग शामिल थे। अपने पूरे अध्ययन के दौरान उन्हें व्यवस्थित अंतर्जातीय विवाह का एक भी मामला नहीं मिला। मध्यवर्गीय पड़ोस में पुरुषों ने स्वीकार किया कि वे अपने बच्चों के लिए अंतर्जातीय विवाह की व्यवस्था नहीं कर सकते, भले ही वे समानता में विश्वास करते हों। कर्वे 1965, श्रीनिवास 1969 और खरे 1970 जैसे विद्वानों ने विवाह व्यवस्था में दहेज के महत्व पर ध्यान दिया। धनी बनियों में दहेज के रूप में सामान के स्थान पर अधिक नकदी देने का चलन था। गांधी 1983 के अनुसार शहरीकरण भारतीय विवाह बाजार में कॉलेज शिक्षित युवाओं की कीमत बढ़ा देता है। अपनी ही जाति में विवाह करने का महत्व, जिसे जातीय सजातीय विवाह कहा जाता है, बहुत अधिक नहीं बदला है। परंपरागत रूप से भारत में विवाह आमतौर पर एक ही जाति में तय किए जाते हैं। 1968 में कपाड़िया द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसमें शहरी भारत के 513 विश्वविद्यालय स्नातक शामिल थे, पता चला कि उनमें से 51% अपने बच्चों के लिए एक अलग जाति के किसी व्यक्ति से शादी करने के विचार के लिए तैयार थे। हालांकि केवल एक व्यक्ति इस पारंपरिक प्रथा को तोड़ने के पूरी तरह खिलाफ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि रवैये में यह बदलाव इस बारे में अधिक है कि लोग क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में क्या करते हैं। वास्तव में जातिगत विचार अभी भी विवाह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1976 में राज गांधी द्वारा जामनगर शहर में बनिया उपजाति पर केंद्रित एक अध्ययन में विवाह के संबंध में कुछ दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए। उत्तरदाताओं में से 67.5% ने अपनी दासा बनिया उपजाति में विवाह किया था। शेष 32.5% के विवाह पैटर्न अलग अलग थे। 13.3% ने उच्च वीजा उपजाति में विवाह किया था, एक प्रथा जिसे हाइपरगैमी कहा जाता है, जो आवश्यक रूप से जातीय सगोत्र विवाह का उल्लंघन नहीं करती है। आश्चर्यजनक रूप से केवल 14 मामले थे, यानी 11.6%, जहां उपजाति और जाति की सीमाओं को पार करते हुए सच्चे अंतर्जातीय विवाह हुए। मंडेलबॉम 1970 653 एक सामान्य बयान प्रदान करता है, जो गांधी के अनुसार विवाह संस्था में परिवर्तनों और निरंतरताओं का सारांश प्रस्तुत करता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि भले ही अंतर्विवाह एक ही समूह के भीतर विवाह की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, इन अंतर्विवाही समूहों की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। विवाह पैटर्न अब एक ही जाति समूह के भीतर पूर्व में अलग अलग उपजातियों को शामिल कर सकते हैं। हालांकि ऐसी यूनियनें अभी भी काफी दुर्लभ है, यहाँ तक कि शहरी शिक्षित आबादी के बीच भी। शहरी क्षेत्रों में विवाह का अध्ययन सीमित है, इसलिए व्यापक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति विवाह और जाति के बीच चल रहा संबंध है। कई कारक बदल गए हैं, जैसे कि जिस उम्र में लोग शादी करते हैं, एक ही जाति के भीतर जीवनसाथी की पसंद की व्यापक श्रृंखला और दुल्हनों की शिक्षा का स्तर। अब आइए परिवार की सामाजिक संस्था के शहरी परिप्रेक्ष्य पर गौर करें। 16.4 निरंतरता और परिवर्तन। परिवार की संस्था। भारत में परिवार आम तौर पर 2 श्रेणियों में आते हैं, संयुक्त या विस्तारित परिवार और एकल परिवार। संयुक्त या विस्तारित परिवारों में एक साथ रहने वाली 2 से अधिक पीढ़ियां शामिल होती हैं। इस प्रकार के परिवार में एक विवाहित जोड़ा, उनके बच्चे, चाहे विवाहित या अविवाहित, और माता-पिता का एक या दोनों समूह शामिल होते हैं। दूसरी ओर एकल परिवारों में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। प्रारंभ में यह माना जाता था कि शहरीकरण से परिवार छोटे हो जाएंगे, पारिवारिक बंधन कमजोर हो जाएंगे और संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में बदल जाएंगे। यह विचार सामाजिक विकास की पश्चिमी अवधारणाओं से प्रभावित था। एफ. टोनीज ई डरकहेम और लुई विर्थ जैसे विचारकों ने ऐसे सिद्धांत प्रस्तावित किए जो समाज में सरल से जटिल की ओर विकसित होने वाले इन परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रियाओं को इन सामाजिक परिवर्तनों के चालक के रूप में देखा गया और एकल परिवार आधुनिक औद्योगिक शहरी समाजों से जुड़ गए। भारत में इस धारणा ने सुझाव दिया कि संयुक्त परिवार ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं की एक विशेषता थे और जैसे जैसे समाज का शहरीकरण हुआ, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया, खासकर गैर कृषि व्यवसायों की वृद्धि के साथ। हालांकि शहरी भारत में परिवारों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि यह विचार सच नहीं है कि संयुक्त परिवार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दरअसल शहरी क्षेत्रों में भी संयुक्त परिवार मौजूद है। यह धारणा कि संयुक्त परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और एकल परिवार शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं, सटीक नहीं है। वास्तव में ए.एम.
जैसे समाजशास्त्री शाह 1970, कपाड़िया 1956, गोर 1968 और अन्य ने एक चक्रीय पैटर्न देखा है जहां परिवार एक निश्चित अवधि के भीतर एकल से संयुक्त और फिर से एकल परिवार में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह भारत में घरेलू संरचनाओं में विविधता को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि शहरीकरण और अलग एकल घरों की उपस्थिति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। एम शाह 1970, 100 से 101 इस विचार को चुनौती देते हैं कि शहरी भारत में संयुक्त परिवार लुप्त हो रहे हैं। उन्होंने गुजरात के सामाजिक इतिहास पर शोध किया। अपने निष्कर्षों के आधार पर उनका तर्क है कि अतीत में जिन जातियों ने ऊंची जातियों, जिन्हें संस्कृतकृत जातियां कहा जाता है, के मूल्यों और रीति रिवाजों को अपनाया था, वे गांवों की तुलना में कस्बों या शहरों में आबादी का अधिक प्रतिशत बनाते थे। इससे पता चलता है कि विवाहित भाइयों और उनकी पत्नियों के एक साथ रहने की प्रथा, जिसे पार्टिकिन की आवासीय एकता के रूप में जाना जाता है, गांवों की तुलना में कस्बों में अधिक आम थी। इसका मतलब यह है कि कस्बों में बड़ी संख्या में ऐसे घर थे जहां 2 या 2 से अधिक विवाहित भाई अपने माता पिता के निधन के बाद भी एक साथ रहते थे। इसमें कुछ बड़े घर भी शामिल हो सकते हैं, जहां विवाहित चचेरे भाई बहन अपने पिता और दादा की मृत्यु के बाद भी एक ही घर में एक साथ रहते थे। कस्बों में माता पिता और 2 या 2 से अधिक विवाहित बेटों वाले परिवारों का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। शाह का मानना है कि ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में शहरी समाजशास्त्रियों के बीच 2 आम मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ये मान्यताएं हैं, सबसे पहले यह विचार कि जो लोग गांवों से आते हैं वे अपने विस्तारित परिवार और अपनी पत्नियों के विस्तारित परिवारों के करीब रहने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह धारणा कि वे जिन शहरी क्षेत्रों में जाते हैं वहां आम तौर पर विस्तारित परिवार के सदस्यों और उनकी पत्नियों के विस्तारित परिवारों के करीब रहने पर जोर कम होता है। महुआ के अपने अध्ययन में IP देसिया 1964, 117 से 8 देखते हैं कि कैसे भारतीय परिवार पारंपरिक मानदंडों का पालन करते हुए एक साथ काम करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि शहरीकरण इस संयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है। वह शहरीकरण को इस आधार पर मापता है कि लोग महुआ में कितने समय से रह रहे हैं। अपने शोध के दौरान उन्होंने देखा कि युवा परिवारों की तुलना में वृद्ध परिवार अपने रहने की व्यवस्था में अधिक संयुक्त होते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां एकल परिवार पुराने संयुक्त परिवारों की तुलना में अधिक आम हो जाते हैं, अलग अलग रहने एकल परिवार की ओर रुझान भी बढ़ सकता है। देसिया ने पाया कि संपत्ति के मालिक होने और आपसी जिम्मेदारियों के मामले में जिन परिवारों का उन्होंने अध्ययन किया उनमें अलग अलग एकल के बजाय एक साथ संयुक्त रहने की अधिक संभावना थी। उन्हें इस बात के भी प्रमाण मिले कि जहां वे रहते हैं वहां भी एकल परिवार कभी-कभी संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त परिवार समय के साथ एकल परिवार बन सकते हैं। इस संदर्भ में परिणाम एम शाह के विचार के अनुरूप है कि एक मूल्यवान दृष्टिकोण यह अध्ययन करना है कि परिवार कैसे विकसित होते हैं, आगे की ओर और पीछे की ओर बढ़ने वाले दोनों तरीकों से। ऐसा माना जाता है कि यह भारतीय गांवों, कस्बों और हम सोचते हैं शहरों में भी होता है। गांधी R1983-33। 1964 में रामकृष्ण मुखर्जी ने शोध किया कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों की संरचना अलग-अलग कैसे होती है। उन्होंने स्थानीय परिवार इकाइयों के भीतर रहने की व्यवस्था पर ध्यान दिया और परिवार के सदस्यों के बीच भोजन साझा किया। आश्चर्यजनक रूप से
उन्होंने पाया कि विस्तारित या गैर परमाणु परिवार व्यवस्थाएं शहरों, कस्बों और गांवों में समान रूप से मौजूद थी। हालांकि विरोधाभासी रूप से एकल परिवार गांवों में सबसे आम थे, उसके बाद कस्बों में और शहरों में सबसे कम आम थे। 1965 में मुखर्जी द्वारा किए गए एक अलग शोध में यह नोट किया गया कि आम धारणा के विपरीत उनका डेटा इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि संयुक्त परिवारों में रहना शहरी जीवन से असंबंधित है। उनके अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जैसे जैसे लोग गांवों से छोटे कस्बों या बड़े शहरों में या गैर औद्योगिक से आंशिक रूप से औद्योगिक से उच्च औद्योगिक क्षेत्रों में संक्रमण करते हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मुखर्जी ने पाया कि उच्च जातियां, जो आम तौर पर उच्च आर्थिक वर्गों का हिस्सा है, निचली जातियों और निम्न आर्थिक वर्गों की तुलना में संयुक्त परिवार संरचना को अधिक महत्व देती है। ये निष्कर्ष 1974 में शाह के शोध से मेल खाते हैं, जिसमें घरेलू व्यवस्था, जाति और ग्रामीण शहरी समुदायों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया था। 1968 में एम.एस. गोर ने 3 अलग-अलग समुदायों में एक समान परिकल्पना के साथ एक अध्ययन किया जो शहरीकरण के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। ये समुदाय थे दिल्ली शहर, दिल्ली के पास के गांव और दिल्ली से दूर के गांव। भले ही उनका शोध अग्रवाल व्यापारी जाति पर केंद्रित था और एक प्रश्नावली साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया गया था, उन्होंने प्रत्येक समुदाय प्रकार में एकल और संयुक्त दोनों परिवारों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगभग समान संख्या में परिवारों को शामिल करके एक संतुलित नमूना सुनिश्चित किया। गोर ने औद्योगीकरण और शहरीकरण प्रक्रियाओं के बीच अंतर किया। उन्होंने शहरीकरण को एक काउंटी के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बढ़ते अनुपात के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पारिवारिक परिवर्तन उच्च शिक्षा, आधुनिक पेशे और नौकरशाही आबादी जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये शहरी जीवन से जुड़े हैं। हालांकि उनके निष्कर्षों ने संकेत दिया कि औद्योगिक व्यवसायों सहित इनमें से किसी भी कारक का संयुक्त परिवारों के प्रचलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। कपाड़िया ने 1956 में नवसारी और दक्षिण गुजरात के आसपास के 15 गांवों में घरों के संबंध में राष्ट्रीय रजिस्टर के आंकड़ों का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों ने इस धारणा का खंडन किया कि शहरी क्षेत्रों में अधिक एकल परिवार होते हैं, जबकि गांवों में मजबूत संयुक्त परिवार होते हैं। 1954 और 1955 में अपने अध्ययन के दौरान, जिसमें बॉम्बे शहर के 531 हाई स्कूल शिक्षक शामिल थे, जिनमें 279 गुजराती, 187 महाराष्ट्रियन और 47 कन्नडिगा शिक्षक शामिल थे, कपाड़िया ने पाया कि उनके रहने की व्यवस्था के संबंध में 42% 513 शिक्षकों में से 219 एकल परिवारों में रहते थे, जबकि 67% 294 शिक्षक संयुक्त परिवारों में रहते थे। विशेष रूप से आवासीय समूह के भीतर और साथ ही इसके बाहर, गांधी आर 1983 के अनुसार संयुक्त परिवार का उच्च स्तर देखा गया। कोंटलिन 1976 ने कर्नाटक राज्य में एक अध्ययन किया, जिसमें सरकारी सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके घरेलू संरचना का विश्लेषण किया गया। उन्होंने पाया कि शहरीकरण से जटिल घरों, संयुक्त घरों में कमी नहीं आई और दोनों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। इसी तरह सरोज कपूर 1965 ने दिल्ली में एक समृद्ध व्यापारिक जाति खत्रियों के बीच परिवार और रिश्तेदारी पर शोध किया। उनके अध्ययन से पता चला कि कम से कम 42.9% जटिल घर दिल्ली महानगर के पड़ोस में मौजूद थे। शहरी क्षेत्रों में परिवारों और घरों के विभिन्न अध्ययनों में हमने पाया है
कि रिश्तेदारी शहरी सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार प्रणाली और औद्योगिक और शहरी जीवन की मांगों के बीच एक संरचनात्मक समानता है। उदाहरण के लिए 1968 में मिल्टन सिंगर के अध्ययन में चेन्नई शहर के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के 19 परिवारों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने पाया कि ये नेता अपने कार्यालयों में आधुनिक पेशेवर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अपने घरों के भीतर पारंपरिक मूल्यों और जीवन शैली को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकते हैं। दोनों के बीच टकराव की कोई जरूरत नहीं थी। सिंगर ने तर्क दिया कि पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का एक संशोधित संस्करण शहरी और औद्योगिक वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रह सकता है। सुधा कालदाते, एक शोधकर्ता, का मानना कुछ अलग है। वह कहती हैं कि भले ही ऐसा लगे कि एक साथ रहने वाले बड़े परिवार टूट रहे हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि पूरी तरह से अलग होने के बजाय ये परिवार इस तरह से बदल रहे हैं कि उनकी निकटता बनी रहे। इस विचार का समर्थन कपाड़िया और देसाई जैसे शोधकर्ताओं ने किया है, लेकिन वे अन्य चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं जो इन परिवर्तनों का कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े परिवार के बारे में सोचें जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे सभी एक ही घर में रहते हों। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे परिवार दुर्लभ होते जा रहे हैं क्योंकि हर कोई अपने दम पर रहना चाहता है। लेकिन सुधा कालदाते और कुछ अन्य शोधकर्ताओं का कहना है कि भले ही परिवार एक साथ एक ही घर में नहीं रहता हो, फिर भी वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे त्योहार मनाना या महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करना। समाज कैसे काम करता है, इसका अध्ययन करने वाली सुधा कालदाते का कहना है, जब कोई स्थान एक शहर जैसा हो जाता है और नई चीजों से प्रभाव पड़ता है, फिर यह बदलना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर नई तकनीक का उपयोग करते हैं और पैसा कमाने का एक अलग तरीका रखते हैं, जिसका असर लोगों के जीवन जीने के तरीके पर भी पड़ता है। जब ऐसा होता है तो लोगों के सोचने और कार्य करने का तरीका भी बदल सकता है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं और शहर की जीवन शैली के कारण अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। इससे समाज में तेजी से बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर कोई खेती करता है और उनकी परंपराएं समान है। फिर पास में एक बड़ा शहर बस जाता है और विभिन्न स्थानों से कई लोग वहां रहने आते हैं। वे अपने साथ नए विचार और नौकरियां लेकर आते हैं। जल्द ही गांव के कुछ लोग खेती के बजाय कार्यालयों में काम करना शुरू कर देते हैं और वे शहर से नए रीति रिवाज अपना लेते हैं। इससे शहर के प्रभाव के कारण गांव की संस्कृति और जीवन शैली बदल जाती है। 2003 में कार्लडेट के अनुसार, जब सामाजिक संस्थाएं बदलती हैं, तो इसका वास्तव में उन स्थानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहां कई मूल निवासी शहरों के भीतर गांवों में रहते हैं। जब तक ये लोग शहर के प्रभाव से दूर रहते हैं, तब तक वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शहर के नजदीकी इलाकों में परिवार अधिक क्यों बदलते हैं और दूर के समुदायों में कम। उदाहरण के लिए, आइए एक बड़े शहर दिल्ली के पास के ग्रामीण इलाकों पर विचार करें। दिल्ली के नजदीक के ग्रामीण इलाकों में परिवार दूर के गांवों की तुलना में अपनी परंपराओं को अधिक बदल सकते हैं क्योंकि वे शहर से प्रभावित होते हैं। कालदाते वास्तविक दुनिया के डेटा के साथ अपने विचार का समर्थन करते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है
कि सामाजिक संरचनाओं के टूटने के दौरान पारिवारिक व्यवस्थाओं में बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों में अक्सर बड़े या विस्तारित परिवारों से छोटे परिवारों में संक्रमण शामिल होता है। पारंपरिक समुदायों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के बाहर स्थित समुदायों में विस्तारित या आंशिक रूप से विस्तारित परिवारों की संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत जिन समुदायों ने अधिक बाहरी प्रभावों का अनुभव किया है, उनमें इन परिवार प्रकारों का प्रतिशत कम है। कालदाते वास्तविक तथ्यों के साथ अपने विचार का समर्थन करते हैं। वह मूल रूप से कहती है कि जब समाज समस्याओं का सामना करता है तो परिवार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के कुछ गांवों में परिवार वास्तव में बड़े हुआ करते थे और बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ रहते थे। लेकिन उन जगहों पर जहां बाहरी प्रभाव अधिक है, परिवार छोटे होते हैं। भारतीय उदाहरण, भारत के एक ग्रामीण गांव में कई परिवारों के बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ एक बड़े घर में रहते थे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जहां लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग जीवन शैली रखते हैं, परिवार अक्सर माता पिता और उनके बच्चों के साथ छोटे होते हैं। इसलिए जब समाज में चीजें बदलती हैं, तो परिवार भी बदल सकते हैं। अब तक हमने परिवार की सामाजिक संस्था पर शहरीकरण के प्रभाव के बारे में सीखा। आइए अब हम भारत में रिश्तेदारी की संस्था के बारे में संक्षेप में बताएं। 16.5 निरंतरता और परिवर्तन, रिश्तेदारी की संस्था। भारतीय समाज में विवाह, परिवार, रिश्तेदारी और जाति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं हैं। भारतीय समाज में रिश्तेदारी को अक्सर हिंदू संयुक्त परिवार के संदर्भ में देखा जाता है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि शहरी परिवेश में पारिवारिक जीवन के अध्ययन के समान, शहरों में रिश्तेदारी के अध्ययन में ग्रामीण और शहरी दृष्टिकोण के विपरीत एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है। हाल ही में यह धारणा गलत साबित हुई है कि शहरी समुदायों में संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। भारत में शहरी रिश्तेदारी पर कुछ दिलचस्प अध्ययनों से भारतीय शहरों के भीतर रिश्तों के जटिल नेटवर्क का पता चला है। शहरी भारतीयों के लिए प्राथमिक संपर्क क्षेत्र के रूप में परिवार, रिश्तेदार समूहों और उपजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांधी 1983-25 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि दास बनिया उपजाति की 36.7% महिलाओं के माता पिता, भाई, उनकी पत्नियां, बहनें और उनके पति एक ही शहर में रहते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 55% उत्तरदाताओं ने अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे अधिक बार बातचीत की। उत्तर भारतीय शहर मेरठ के वटुक के अध्ययन की तुलना में इन निष्कर्षों के महत्वपूर्ण निहितार्थ है। 1972 में वटुक का मानना था कि उत्तरी भारतीय रिश्तेदारी व्यवस्था में परिवार में पति के पक्ष, पितृपक्षीय, पर जोर दिया जाता है। उनके अनुसार एक पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति के रिश्तेदारों, विशेषकर उसके पुरुष रिश्तेदारों और उनकी पत्नियों के साथ बातचीत करने में बहुत समय बिताए। हालांकि जब वटुक ने मेरठ की स्थिति का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ अलग ही पता चला। उन्होंने पाया कि मेरठ में कई विवाहित महिलाएं वास्तव में अपने माता पिता के करीब रहती थीं, जिन्हें उनके रिश्तेदार कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये महिलाएं अपने पति के रिश्तेदारों की तुलना में अपने माता पिता के साथ अधिक बातचीत करती थी। ऐसे मामलों में महिला और उसके अपने परिवार के बीच संबंध अक्सर मजबूत होते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अपने परिवार के साथ बातचीत प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और पारस्परिक थी। इन बातचीतों ने समय के साथ उसके अपने परिवार के साथ एक मजबूत बंधन बनाए रखने में मदद की। वटुक का मानना है कि मेरठ में शहरों के विकसित होने से पहले पिता की ओर से रिश्तों पर जोर दिया जाता था।
दूसरी ओर गांधी का तर्क है कि भारत के शहरों में पारंपरिक रूप से महिलाओं और उनके जैविक और ससुराल दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं उसी शहर के किसी व्यक्ति से शादी कर सकती हैं जहां उनके माता-पिता, जन्मजात परिवार रहते थे। यह उत्तर भारत के गांवों से अलग था, जहां ग्रामीण बहिर्विवाह नामक प्रथा के कारण महिलाएं शादी के बाद आमतौर पर अपने गृह गांव से दूर चली जाती थी। वटुक का मानना है कि शहर में अपने परिवारों से अलग रहने वाले विवाहित जोड़ों की ओर रुझान बढ़ रहा है। हालांकि उनका यह विचार कमजोर है क्योंकि वह मानती है कि भारतीय शहरों में यह एक नई चीज है। उनका यह भी मानना है कि अतीत में मेरठ शहर में अधिकांश जोड़े पति के परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इन मान्यताओं का कोई प्रमाण नहीं है। आईपी महुआ शहर पर देसाई के शोध से पता चलता है कि लोगों का पहले विस्तारित परिवारों में, फिर एकल परिवारों में और फिर वापस विस्तारित परिवारों में एक साथ रहने का चक्र अभी भी किसी भी शहर, गांव या कस्बे में हो सकता है। किसी एक दिशा में निश्चित परिवर्तन दिखाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट सबूत नहीं है। यह विचार पश्चिमी भारत के जामनगर शहर के गांधीजी के अध्ययन से भी समर्थित है। संदर्भ गांधी आर 1983-27। सरल शब्दों में, जब समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं कि शहरों में परिवार कैसे काम करते हैं, तो वे अक्सर देखते हैं कि परिवार समय के साथ बदलते हैं। उदाहरण के लिए 1974 में भारत के कर्नाटक में धारवाड़ नामक स्थान पर किए गए एक अध्ययन में उन्होंने लोगों के दो समूहों, ब्राह्मणों और लिंगायतों को देखा। ये परिवार वास्तव में बड़े हुआ करते थे और बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ रहते थे, लेकिन अब क्योंकि शहरी जीवन जटिल है, वे छोटे हो गए हैं। एक बड़े परिवार के बजाय उनके पास कुछ छोटे परिवार हैं जो समान रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह परिवार में हर कोई घूम फिर सकता है और वह काम अधिक आसानी से कर सकता है जो वह करना चाहता है। मैरी चटर्जी ने 1947 में बनारस शहर में एक निम्न जाति के पड़ोस में पारिवारिक रिश्तों के बारे में अपने शोध में पृष्ठ 337 से 49 पाया कि समुदाय के लोग न केवल अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए परिवार संबंधी शब्दों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वे हों वास्तव में परिवार हो या न हो, लेकिन पड़ोस के बाहर मिले अधिकांश लोगों के लिए भी। उसने सीखा कि इस शहरी समुदाय को संगठित करने में पारिवारिक संबंध मौलिक थे। लोग अपने रिश्तों के बारे में कैसे सोचते थे और नए निवासियों का स्वागत कैसे किया जाता था, दोनों में। जब शहर के सफाई विभाग में नौकरी पाने की बात आई तो जो लोग रक्त रिश्तेदार थे और जो विवाह से संबंधित थे, वे जुड़े हुए थे। गांधी 1983 कहते हैं कि शहरों में परिवार और रिश्तों के बारे में अधिकांश अध्ययन पोकोक 1960 के तर्क का समर्थन करते हैं। पोकोक का मानना था कि ग्रामीण और शहरी के बीच का कथित विभाजन भारत में सच नहीं है, खासकर जब हम शहरी क्षेत्रों में परिवारों और रिश्तों जैसी चीजों को देखते हैं। वह बताते हैं कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि भारत के शहरों में पारिवारिक रिश्ते कैसे विकसित हो रहे हैं, तो हम चीजों को वैसे ही रहने और चीजों को बदलने का एक अजीब मिश्रण देखते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक लोग शहरों में अपने विस्तारित परिवारों से दूर रह रहे हैं, जो परिवारों के काम करने के तरीके में बदलाव की तरह लगता है। लेकिन जब हम बारीकी से देखते हैं, तो यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव हो सकता है कि यह कैसे काम करता है, पूरी तरह से नया तरीका नहीं। भले ही हमें अपने शोध में शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं मिला, लेकिन कॉन्क्लिन जैसे अन्य अध्ययन बताते हैं कि एक क्षेत्र कितना शहरीकृत है और क्या घर में पत्नी घर के बाहर काम करती है,
यह महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता है, इसके महत्वपूर्ण कारक है। कल्पना कीजिए कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के शहरों में परिवार समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिलचस्प घटित हो रहा है, जहां चीजें वैसी ही रह रही हैं और बदल भी रही है। एक चीज जो बदल रही है वह यह है कि अधिक लोग शहरों में अपने विस्तारित परिवारों से दूर रह रहे हैं। इसलिए जिस तरह से परिवार दिखते हैं और व्यवहार करते हैं वह पहले से अलग है। हालांकि यह परिवर्तन इस बारे में अधिक है कि चीजें कितनी बदल रही हैं, न कि वास्तविक तरीके से वे कैसे बदल रही है। अब जब हम शहरों में रहने वाले परिवारों की तुलना ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों से करते हैं, तो हमें कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता जिसे संख्याओं से साबित किया जा सके। लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि शहरीकरण का स्तर, शहरों में कितने लोग रहते हैं और क्या घरेलू महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं, महिलाएं कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं, इसके महत्वपूर्ण कारक है। सीधे शब्दों में कहें तो शहरी भारत में परिवार बदल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वैसी ही हैं। और क्या इन परिवारों में महिलाएं अधिक स्वतंत्रता महसूस करती हैं? इसका संबंध इस बात से हो सकता है कि शहर कितना विकसित हुआ है और क्या महिलाएं अपने घरों से बाहर काम करती हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव की एक महिला के बारे में सोचे जो ज्यादातर घर पर ही रहती है और उसका परिवार पास में ही रहता है। उसकी स्थिति एक बड़े शहर की उस महिला से भिन्न है जो एक कार्यालय में काम करती है और अपने बड़े परिवार से दूर रहती है। 16.6 निष्कर्ष। जब हम देखते हैं कि शहरीकरण समाज में विवाह, परिवार और रिश्तेदारी को कैसे प्रभावित करता है, तो हम देखते हैं कि दुर्खीम एफ. टोनीज 1940 में और लुई विर्थ 1938 में जैसे पश्चिमी विद्वानों के विचारों का काम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। शहरी समाजशास्त्रियों का इन विद्वानों ने अलग अलग समाजों के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित किया है। प्रारंभ में कई समाजशास्त्रियों का मानना था कि संयुक्त परिवार पश्चिम की तरह ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे, जबकि एकल परिवार शहरी औद्योगिकीकृत गैर कृषि अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे। हालांकि शहरी भारत में परिवार, विवाह, रिश्तेदारी और जाति पर कई अध्ययन किए गए, जैसे कि I.P. देसाई का काम 1964 में के एम. 1956 में कपाड़िया के शोध और रामकृष्ण मुखर्जी और अन्य के अध्ययनों ने इस दृष्टिकोण का खंडन किया। उन्होंने पाया कि समाज के प्रकार और परिवारों के संयुक्त या एकल होने के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। पूर्वान शाह का शोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पता चला कि शहरी क्षेत्रों में संयुक्त से एकल और वापस संयुक्त परिवारों की ओर एक चक्रीय बदलाव होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इन अध्ययनों से पता चलता है कि शहरों और कस्बों में लोगों के व्यक्तिगत जीवन और उनके पेशेवर प्रतिस्पर्धी जीवन में थोड़े बदलाव आ रहे हैं, जैसा कि मिल्टन सिंगर ने 1968 में बताया था। विचार करने योग्य एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संयुक्त और एकल परिवारों को कैसे परिभाषित और समझा जाए, इस बारे में बहुत भ्रम है। अध्ययन के इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि पिछले अनुभागों में बताया गया है, विवाह, परिवार और रिश्तेदारी जैसी सामाजिक संस्थाएं हमेशा नई आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ढलती रहती है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं, भले ही मूलभूत संरचना काफी हद तक अपरिवर्तित रहती है। चिंतन एवं क्रिया 16.1 शीर्षक: मेरे पड़ोस में विवाह के बदलते पैटर्न। परिचय।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मुझे अपने पड़ोस में विवाह के बदलते पैटर्न पर शोध करने का काम सौंपा गया था। इस परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैंने अपनी पीढ़ी के 2 जोड़ों, मेरे माता-पिता की पीढ़ी के 2 जोड़ों और मेरे दादाजी की पीढ़ी के 2 जोड़ों का साक्षात्कार लिया। यह निबंध मेरे समुदाय में वैवाहिक संबंधों के विकास की पड़ताल करता है, जिसमें प्रेम बनाम व्यवस्थित विवाह, जाति वर्ग संबंधी विचार और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेरी पीढ़ी से निष्कर्ष। मेरी पीढ़ी में मैंने 2 जोड़ों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से दोनों ने प्रेम विवाह किया था। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है। प्रेम विवाह, दोनों जोड़ों ने व्यक्त किया कि उन्होंने व्यवस्थित विवाह के पारंपरिक मानदंडों का पालन करने के बजाय प्यार और अनुकूलता के आधार पर अपने साथी को चुना। उनके संघ जाति या वर्ग के विचारों से बंधे नहीं थे। अंतरजातीय वर्गीय विवाह, दोनों मामलों में जोड़े जाति और आर्थिक स्थिति के मामले में विविध पृष्ठभूमि से आए थे। यह मेरी पीढ़ी में अपनी जाति या वर्ग से बाहर शादी करने के प्रति बढ़ते खुलेपन को दर्शाता है। माता-पिता का समर्थन। दिलचस्प बात यह है कि प्रेम विवाह चुनने के बावजूद दोनों जोड़ों को अपने माता-पिता से अलग-अलग स्तर का समर्थन मिला। एक मामले में माता-पिता ने शुरू में शादी का विरोध किया लेकिन अंततः मान गए, जबकि दूसरे मामले में माता-पिता शुरू से ही समर्थन में थे। मेरे माता-पिता की पीढ़ी से प्राप्त निष्कर्ष। मेरे माता-पिता की पीढ़ी में मैंने 2 जोड़ों का साक्षात्कार लिया और निष्कर्ष प्रेम और व्यवस्थित विवाह के मिश्रण को उजागर करते हैं। व्यवस्थित विवाह, एक जोड़े ने व्यवस्थित विवाह किया, जो उनकी पीढ़ी की खासियत थी। उनके मिलन की व्यवस्था उनके परिवारों द्वारा जाति, वर्ग और पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर की गई थी। अंतरजातीय वर्ग विवाह, दूसरे जोड़े ने प्रेम विवाह किया था, जो उनके समय में अभी भी कुछ हद तक अपरंपरागत था। अलग-अलग जातियों से होने के बावजूद उन्होंने स्नेह के आधार पर अपने साथी चुने। सामाजिक दबाव, तय विवाह वाले जोड़े को पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उनका मानना था कि उन्होंने व्यक्तिगत पसंद के बजाय पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण शादी की। मेरे दादाजी की पीढ़ी से प्राप्त निष्कर्ष। मेरे दादाजी की पीढ़ी में मैंने 2 जोड़ों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। व्यवस्थित विवाह, मेरे दादाजी की पीढ़ी में व्यवस्थित विवाह सामान्य बात थी। दोनों जोड़ों का विवाह उनके परिवारों द्वारा तय किया गया था, जिसमें जाति और वर्ग प्राथमिक विचार थे। सीमित विकल्प, इस पीढ़ी में व्यक्तियों के पास अपने साझेदारों की पसंद में सीमित अधिकार थे। विवाहों को अक्सर परिवारों के बीच गठबंधन, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा जाता था। सजातीय विवाह, दोनों जोड़े सजातीय विवाह का सख्ती से पालन करते थे, अपनी जाति और वर्ग के भीतर विवाह करते थे। यह प्रथा उस युग के सामाजिक मानदंडों में गहराई से समाई हुई थी। बदलते पैटर्न और निष्कर्ष। मेरे पड़ोस के शोध निष्कर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह के पैटर्न में स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। मेरी पीढ़ी में प्रेम विवाह और अंतरजातीय वर्गीय मिलन आम बात है, जो व्यक्तिगत पसंद और अनुकूलता पर अधिक जोर देता है। यह पारंपरिक बाधाओं के क्रमिक क्षरण का संकेत देता है। मेरे माता-पिता की पीढ़ी में एक संक्रमणकालीन चरण था जहां प्रेम और अरेंज्ड विवाह दोनों प्रचलित थे। वैवाहिक निर्णयों में सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाओं ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे दादाजी की पीढ़ी में जाति वर्ग की सीमाओं के भीतर व्यवस्थित विवाह आदर्श थे,
जो सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक विचारों के मजबूत प्रभाव को उजागर करते थे। कुल मिलाकर मेरे पड़ोस में विवाह के बदलते पैटर्न अधिक व्यक्तिगत एजेंसी की ओर, व्यापक सामाजिक बदलाव और कठोर जाति और वर्ग भेदों से दूर जाने को दर्शाते हैं। ये निष्कर्ष न केवल विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों को दर्शाते हैं, बल्कि विवाह विकल्पों पर सांस्कृतिक और पीढ़ीगत प्रभावों के महत्व का भी सुझाव देते हैं। अपने अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ इन निष्कर्षों को साझा करके हम अपने समुदाय में विवाह के विकास और भावी पीढ़ियों के लिए इसके प्रभावों के बारे में सार्थक चर्चा में शामिल हो सकते हैं। चिंतन एवं क्रिया 16.2 विषय: मेरे रिश्तेदार और मेरे जीवन में उनकी भूमिकाएं। प्रिय साथी छात्रों, मुझे आशा है यह संदेश आपको अच्छी तरह मिल जाएगा। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने परिवार में हाल ही में एक शादी समारोह में उपस्थित लोगों की संख्या को याद करने का काम सौंपा गया है। विशेष रूप से उन रिश्तेदारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो शादी समारोह में शामिल हुए थे और उनकी भूमिकाएं थी। इसके अतिरिक्त मैं इस नोट के माध्यम से अपने जीवन में रिश्तेदारों के महत्व पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। जिस विवाह समारोह में मैंने भाग लिया वह प्रेम और उत्सव से भरा एक खुशी का अवसर था। दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के विविध समूह सहित उपस्थित लोगों की कुल संख्या लगभग 200 थी। इनमें से लगभग 50 मेरे रिश्तेदार थे, जिनमें जन्म और विवाह दोनों रिश्तेदार शामिल थे। जन्म से रिश्तेदार। जन्म से मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार का मूल है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे मेरे शुरुआती दिनों से जानते हैं, मेरी परवरिश में हिस्सा लेते हैं और मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। इस श्रेणी में मेरे माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, चाची, चाचा और चचेरे भाई-बहन शामिल हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रगति और विकास को देखा है, वर्षों तक अटूट समर्थन और प्यार प्रदान किया है। विवाह समारोह में मेरे माता-पिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी माँ शादी की तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, दुल्हन की पोशाक का चयन करने, सजावट की व्यवस्था करने और कार्यक्रम के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में सहायता कर रही थी। दूसरी ओर मेरे पिता ने विभिन्न रसद, परिवहन की देखरेख और अतिथि सूची के प्रबंधन का कार्यभार संभाला। समारोह के निर्बाध निष्पादन में उनका समर्पण और कड़ी मेहनत स्पष्ट थी। शादी में भाई बहन और चचेरे भाई बहनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम मनोरंजन टीम के साथ समन्वय करने, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि दूल्हा और दुल्हन आरामदायक हो और यह सुनिश्चित करे कि मेहमान अच्छा समय बिता रहे हैं। यह एक सामूहिक प्रयास था और इस भूमिका में एक साथ होने से हम एक परिवार के रूप में और भी करीब आ गए। विवाह द्वारा रिश्तेदार। विवाह संबंधी रिश्तेदार मेरे परिवार में एक अद्वितीय और मूल्यवान जुड़ाव है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पृष्ठभूमि, अनुभव और दृष्टिकोण लेकर विवाह के बंधन के माध्यम से हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इस श्रेणी में मेरे ससुराल वाले और मेरे पति पत्नी का विस्तृत परिवार शामिल है। विवाह समारोह में मेरे जीवन साथी के माता-पिता ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने शालीनतापूर्वक विवाह पूर्व की कुछ रस्मों की मेजबानी की और मेहमानों का गर्मजोशी और आतिथ्य के साथ स्वागत किया। समारोह में उनके समर्थन और भागीदारी ने इसे वास्तव में एक यादगार कार्यक्रम बना दिया। विवाह समारोह में मेरी भूमिका। परिवार के एक करीबी सदस्य के रूप में विवाह समारोह में मेरी भूमिका बहुआयामी थी। मैंने जोड़े और उनके मेहमानों के बीच एक पुल के रूप में काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले।
इसमें बैठने की व्यवस्था में मदद करना, खानपान टीम के साथ समन्वय करना और अंतिम समय में किसी भी बदलाव या चिंता के लिए संपर्क बिंदु बनना शामिल था। मुझे दुल्हन पार्टी का हिस्सा बनने का भी सौभाग्य मिला, जहां मैं परिवार के पक्ष के आधार पर दुल्हन की सहेली दूल्हे के रूप में अपने भाई बहन के साथ खड़ा था। यह भूमिका न सिर्फ एक सम्मान की बात है, बल्कि मेरे भाई बहन के साथ मेरे गहरे रिश्ते का प्रमाण भी है। यह एक भावनात्मक और आनंददायक अनुभव था, जिसमें मैं अपने भाई बहन को जीवन की एक नई यात्रा पर निकलते हुए देख रहा था। मेरे जीवन में रिश्तेदारों का मेरे जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। वे वही हैं जिन्होंने मेरी सफलताओं में मेरा उत्साह बढ़ाया, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सहारा देने के लिए एक कंधा प्रदान किया और हर मील के पत्थर को वास्तविक खुशी के साथ मनाया। वे मुझे अपने परिवार के इतिहास और परंपराओं से जोड़ते हुए अपनेपन और निरंतरता की भावना प्रदान करते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मूल्यों, विश्वासों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, अतीत की कहानियां साझा की है और मुझमें पारिवारिक एकता की गहरी भावना पैदा की है। उनका समर्थन इग्नू में मेरी शैक्षिक यात्रा और मेरे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण रहा है। निष्कर्षतः, विवाह समारोह केवल दो व्यक्तियों के बीच प्रेम का उत्सव नहीं था, यह परिवार के महत्व और एक दूसरे के जीवन में हमारी भूमिकाओं की भी याद दिलाता है। मेरे रिश्तेदारों, जन्म और विवाह दोनों ने हमारे संबंधों की मजबूती को उजागर करते हुए कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपके रिश्तेदारों के साथ आपके अनुभवों और आपके जीवन में उनकी भूमिकाओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आइए अपनी अगली अध्ययन केंद्र बैठक के दौरान अपनी कहानियाँ और विचार साझा करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम एक दूसरे के विविध अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।